हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान यूनिट 3 के टॉप 100 क्वेश्चंस आज हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें उनको क्वेश्चंस को साथ साथ लगाएंगे। ये पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का बड़ा ही शानदार एक मिक्सचर होगा, ठीक है। और याद रखो, कहने को ये 100 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनके साथ मैं आपको 5 से 6 ऐसे फैक्ट्स बताया करूँगा जो हर फैक्ट अपने आप में एक सवाल होगा। तो इस तरह से आपके कम से कम 400 से 500 सवाल यूनिट 3 से तैयार हो जाएंगे। और ये यूनिट खुद में ऐसा है जिसमें क्वेश्चंस गलत होने की संभावना सबसे कम होगी, क्योंकि बहुत बेसिक है। रोज़मर्रा के जीवन में हम इसको पढ़ते हैं और सारी चीज़ें जनरली हमको इसमें आती भी हैं, ठीक है। लेकिन उसका थोड़ा सा एक एडवांस लेवल आपको देखने को मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें अपने आप में एक पीवाईक्यू है। बोल रहा है आपसे कि बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट ये किस फैक्टर से सबसे अधिक प्रभावित होता है। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, इस शब्द को ध्यान से पढ़ना। सबसे अधिक प्रभावित होना इसने पूछा है, न कि केवल प्रभावित होना पूछा है, इसलिए केवल इसकी वजह से इसका आंसर चेंज हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेटाबॉलिक रेट क्या होता है। जैसे हम बिल्कुल सो भी रहे हैं ना, तब भी हमारा शरीर बिल्कुल आराम की अवस्था में, उसके बाद भी जितनी एनर्जी खर्च होती रहती है बिना चले, बिना बोले, बिना किसी एक्टिविटी के, उसके बाद भी हमारी बॉडी का कुछ एनर्जी, कुछ हिस्सा उसका खर्च होता रहता है। इसी को हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि बीएमआर। अब इसका आंसर तो हो जाएगा थायराइड हार्मोन लेवल। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें आप याद रखो। थायराइड हार्मोन्स जैसे कि T3 T4 ये हम पढ़ते हैं। अब आपसे यहाँ से सवाल पूछेगा कि T3 T4 जब ये बढ़ेंगे तो बीएमआर बढ़ेगा, इतना याद रखेंगे। और जब T3 T4 जब ये घटेंगे तब बीएमआर भी घट जाएगा। बीएमआर बढ़ने का मतलब है कि आपकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, और बीएमआर कम होने का मतलब है कि आपकी एनर्जी कम होगी, कम खर्च होगी। ऐसे आप समझिए जैसे आप मोबाइल को अपने को पावर सेविंग मोड पर डाल देते हो, तो सोने के बाद हमारी बॉडी भी पावर सेविंग मोड पे एक तरह से चली जाती है। कोई एक्टिविटी फिजिकल हम नहीं कर रहे होते, बट फिर भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स वो लगातार काम करते रहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सेलुलर ऑक्सीडेशन, सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता रहता है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन उसमें होता ही रहता है, एटीपी प्रोडक्शन होते रहते हैं, हीट जनरेट हमारी बॉडी में होती रहती है। तो ये सारे के सारे मेरे भाई हमारे बीएमआर को कम, कहीं ना कहीं हमारा बीएमआर इसकी वजह से खर्च होता रहता है, ठीक है। चलिए अब देखिए और शानदार चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपसे पूछेगा कि हाइपर थायरोडिज्म, हाइपर थायरोडिज्म पूछेगा, इसमें बीएमआर बढ़ेगा या घटेगा। आप बोलोगे हाइपर थायरोडिज्म जब भी होगा बीएमआर इसमें बढ़ेगा, ठीक है। चलिए पूछेगा कितना बढ़ेगा, तब आप बताएंगे 30 से 50%। ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, 35 से 45% भी कहीं कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको 30 से 50% डेटा पे आपको स्टिक रहना है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा हाइपोथायरोडिज्म, हाइपोथायरोडिज्म इसमें बीएमआर बढ़ेगा या घटेगा। आप कहेंगे घटेगा, और कितना घट जाएगा, 20 से 30%, ठीक है। आपको अब मैं कुछ सवाल आपसे कुछ मैं सवाल पूछता हूँ, कुछ फैक्टर्स आपको बता रहा हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता रहा हूँ उनको। बताइए, बॉडी जब फीवर में होगी, बॉडी अगर प्रेगनेंसी में है, स्ट्रेस में है, एक्सरसाइज हम ज़्यादा कर रहे हैं, तब मुझे बताइए कि बीएमआर बढ़ेगा या फिर घटेगा। ये चीज़ बताइए। इसके अलावा स्टारवेशन, स्लीप, या फिर ओल्ड एज जो होते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, वो इसमें मुझे बताइए बीएमआर बढ़ेगा या फिर घटेगा। ये दो चीज़ें आप और मुझे बताएंगे। दोनों के आंसर्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो याद रख लेना, आपसे पूछे सबसे ज़्यादा बीएमआर कौन खर्च करता है, 27% लीवर आपका खर्च करेगा। इसके बाद ब्रेन का नंबर आता है जो लगभग 19% बीएमआर। इसके बाद लास्ट में एक और याद रख लो, हार्ट एंड किडनी, लगभग ये 18% बीएमआर खर्च करते हैं, ठीक है। आप सो भी जाएंगे ना, आपके सोने के बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन लिवर करेगा। सबसे व्यस्ततम ऑर्गन भी है ये, बहुत बिजी रहता है। और 19% ब्रेन और 18% आपको हार्ट और किडनी ये देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाईएस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू BV ये किस प्रोटीन का होता है, बताइए। एग प्रोटीन, सोया प्रोटीन, व्हीट प्रोटीन, या फिर केसिन। आंसर इसका हो जाएगा एग प्रोटीन। कई बार इसको मैंने बताया है जब मैं आपको पढ़ा रहा था। बायोलॉजिकल वैल्यू ये होता है कि हमारे शरीर द्वारा खाए गए प्रोटीन में से कितना प्रोटीन एक्चुअल में एब्जॉर्ब हुआ है और यूटिलाइज बॉडी ने किया है, ठीक है। चलिए इसको आप याद रखेंगे, इतना आपको समझ आ गया होगा। BV याद रखो, यूटिलाइज्ड नाइट्रोजन अपॉन एब्जॉर्ब
नाइट्रोजन इंटू 100, ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा एग का कितना होता है बीवी, तो याद रखेंगे 100 होता है, ठीक है। देखो एग को रेफरेंस प्रोटीन माना जाता है क्योंकि इसका बीवी सबसे ज़्यादा होता है 100। इसके अलावा सोया प्रोटीन का इसका कितना होता है बताइए, 74 to 78 होता है। वीट प्रोटीन की बात करेंगे तो ये 50 के आसपास होता है, कोई एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं है अभी मेरे को। लेसिन होता है इसमें, बाकी केसिन ये इसका 77 के आसपास होता है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। इसके अलावा ठीक है, ये याद रखना। बाकी गेहूं में जो मैंने आपको बताया वीट प्रोटीन ये 50 के आसपास होता है, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है क्योंकि इसमें एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है लाइसिन, ठीक है। इसकी वजह से क्योंकि आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में। इसके अलावा कुछ आपको और अमीनो एसिड्स बता देता हूँ, जैसे कि सिरिल्स में पूछे तो इसमें भी लाइसिन देखने को मिलेगा। पल्सेस की बात करें तब आप याद रखेंगे मेथायोनाइन, ठीक है। मेज़ की बात करें तब आप बता देंगे ट्रिप्टोफैन। बस ये चीज़ और याद रखना, एक सवाल से कई सारे सवाल आपके यहाँ बन सकते हैं, कोई भी चीज़ इसमें से पूछी जा सकती है, अपने आप में एक सवाल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। NPU नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन ये डायरेक्टली किस चीज़ को मेजर करता है बताइए, रिटेन्ड नाइट्रोजन, डाइजेस्टेड नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल स्टोरेज या फिर मसल सिंथेसिस। तो देखो हमने अभी ऊपर देखा बीवी, उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, याद रखना। उसमें हमने बोला था, बीवी में मैंने आपको बताया था कि जितना प्रोटीन आपने खाया उसमें से कितना इस्तेमाल हुआ, यूज़ हुआ। NPU हमें ये बताता है कि वास्तव में आपने जितना प्रोटीन खाया है उसमें से कितना प्रोटीन यूज होने के बाद कितना शरीर ने, बॉडी ने अपने पास रोक के रखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए भी अगर फॉर्मूला देखेंगे तो लगभग बीवी के जैसा ही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको आप देखेंगे, ठीक है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा रिटेन्ड नाइट्रोजन अपॉन इनटेक नाइट्रोजन इनटू 100। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। NPU बाकी एक एग्जांपल के साथ समझ के चलिए। जैसे अगर आपने 10 ग्राम नाइट्रोजन लिया, ठीक है, और उसमें से 7 ग्राम यूज़ हो गया, ठीक है, तो आपका NPU हो जाएगा 70। प्रोटीन का क्वालिटी इसमें हाई है, इसका मतलब ये है, ठीक ना, समझ में आ गया होगा। चलो NPU दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कौन कौन सी होती हैं वो, यहाँ पे देखो NPU दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होगा आपकी डाइजेस्टिबिलिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डाइजेस्टिबिलिटी, ठीक है, प्रोटीन कितना आसानी से टूट रहा है ये चीज़ बताएगा। इसके अलावा एक होगा अमीनो एसिड कंपोजिशन, ठीक है, तो उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड परफेक्ट हैं या फिर नहीं है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। इसलिए NPU हाईएस्ट अगर किसी से पूछेगा तो कौन सा होगा, एग। बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा पूछेगा तो किसकी होगी, एग की, और NPU भी हाईएस्ट किस में होगा, एग का होगा, ठीक है, क्योंकि एग डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है, जो कि हमारा पहला फैक्टर है कि डाइजेस्टिबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा एसेंशियल अमीनो एसिड वो भी इसमें परफेक्टली होने चाहिए, यानी कि जिनकी जितनी हमें ज़रूरत है वो उसमें होने चाहिए, तो अंडे में सारे के सारे होते हैं। इसीलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, रिटेन्ड नाइट्रोजन, शरीर में रोका हुआ नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे PER प्रोटीन इफिशियंसी रेशियो ये किस पर आधारित होती है बताइए, वेट गेन पर ग्राम प्रोटीन इनटेक, नाइट्रोजन रिटेंशन, अमीनो एसिड स्कोर या फिर डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट। आसान शब्दों में समझते हैं, PER यानी कि प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल एक मेजरमेंट है ये भी, यानी कि 1 ग्राम अगर आपने प्रोटीन लिया, 1 ग्राम प्रोटीन अगर आपने लिया तो इससे बॉडी पे कितना वेट गेन हुआ, ये हमें ये बताता है, ठीक है। फॉर्मूला इसका भी बताता हूं मैं, PER इज इक्वल टू वेट गेन, ये ग्राम में होगा, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अपॉन प्रोटीन इनटेक, ये भी ग्राम में होगा, ठीक है। यह मेथड बच्चों में और एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में प्रोटीन की क्वालिटी को चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है, क्योंकि अगर बढ़ता हुआ बच्चा प्रोटीन क्वालिटी का सबसे बड़ा एक इंडिकेटर होता है
केसीन जो कि मिल्क में एक प्रोटीन होता है उसका पीईआर सबसे ज़्यादा होता है। पूछ सकता है आपसे कि पीईआर सी सबसे ज़्यादा किसका होता है, तब आप बोलेंगे दूध का। ठीक है, और कई देश हैं ना वहाँ पे तो केसीन को रेफरेंस प्रोटीन माना जाता है। बाकी एग का बी भी बेस्ट होता है, लेकिन पीईआर की बात करेगा तो केसीन सबसे बेस्ट होता है, दूध का सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, इतना सा बस याद रखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, क्वेश्चंस को देख के उसका एक्सप्लेनेशन तो है ही, ठीक है, जो भी जैसा है जितना कर पा रहे हैं। बाकी उसके क्वेश्चंस उसकी क्वालिटी देख के समझ आ रहा होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बनाए सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है, सबसे ज़्यादा इसके पीछे एफर्ट लगे हैं भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस मुख्यतः किस पर आधारित होता है? 98% हेल्दी पॉपुलेशन की आवश्यकता, मीडियन रिक्वायरमेंट, मिनिमम सर्वाइवल नीड, या फिर एनर्जी एक्सपेंडिचर। बताइए। देखिए आंसर तो हो जाएगा 98% हेल्दी पॉपुलेशन की आवश्यकता, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझो क्या है। RDA का मतलब है मेरे भाई रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, वो मात्रा जो पॉपुलेशन के 97 to 98% लोगों की रिक्वायरमेंट को सेफ तरीके से पूरा करता है। RDA को आप ऐसे समझ के चलिए, RDA सेफ इंटेक लेवल, या फिर कहें फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन। ठीक है, यानी सभी लोगों के लिए ये है। आपसे पूछेगा कि RDA का बेस क्या होता है, एक सवाल से कई सारे सवाल कराऊंगा, याद रखना। EAR होगा यहाँ पे, इसका मतलब होता है E से होगा एस्टिमेटेड, A से होगा एवरेज, R से होगा रिक्वायरमेंट, प्लस 2SD यानी कि एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि पूरी पॉपुलेशन इसमें कवर हो जाए। RDA किसी न्यूट्रिएंट की मिनिमम ज़रूरत नहीं है, याद रखना। ये ऑप्टिमल सेफ इनटेक होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऑप्टिमल सेफ इनटेक है, न तो ज़्यादा लेना है न कम लेना है। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शंस यहाँ देख लेते हैं। ये बोल रहा है आपसे मीडियन रिक्वायरमेंट, ये EAR से रिलेटेड हो गया, ये RDA से रिलेटेड नहीं है। फिर बोल रहा है मिनिमम सर्वाइवल नीड, ये स्टारवेशन थ्रेशोल्ड होते हैं ना, ये वहाँ पे काम करता है। RDA का भी इसमें कोई रोल नहीं है। बाकी एनर्जी एक्सपेंडिचर, RDA मल्टी फैक्टर कॉन्सेप्ट होता है, केवल एनर्जी इसमें डिपेंड नहीं करती है, केवल एनर्जी पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें और आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे जो रेगुलर डाइटरी अलाउंसेस होता है कि कितने कैलोरी किसकी को चाहिए होते हैं, है ना। उसके अलावा अगर प्रेग्नेंट अगर लेडी की बात करेंगे तो जितना RDA चाहिए होता है उसमें प्लस 350 और ऐड कर देंगे। और अगर लैक्टेटिंग अगर कोई मदर है उसकी बात करेंगे तो इसमें प्लस 600 कैलोरी कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। BMI का गणितीय सूत्र क्या है, बताइए। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, हाइट के अनुसार वेट का बैलेंस बताता है। ठीक है, फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। BMI इज इक्वल टू वेट जो कि किस में केजी में होगा, डिवाइड कर देंगे हाइट से जो कि मीटर में हुई, है ना, हाइट स्क्वायर से जो मीटर में हुई। ठीक है, कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे 18.5 अगर इतना आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं कि अंडर वेट है। ठीक है, इसके अलावा 18.5 से 24.9 इतना BMI आ रहा है तो नॉर्मल है। 25 to 29.9 आ रहा है तो इसको हम ओवरवेट कहते हैं। ठीक है, और अगर 30 से प्लस आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तब इसको बोलते हैं मोटापा। ठीक है, चलिए BMI चर्बी को केवल नहीं मापता है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ वेट और हाइट का एक रेशियो हमको बताता है। इसलिए जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं ना वो ओवरवेट हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, वेट केजी और हाइट का स्क्वायर, इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक नई चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। पूछ सकता है आपसे कि WHO के द्वारा बच्चों के लिए क्या BMI रिकमेंडेड है, उससे हम मेजर करते हैं, तो आपका सवाल का आंसर होगा कि नहीं। इसके लिए एक जेड स्कोर होता है, उससे इसको मेजर किया जाता है। ये बस आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे MUAC मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, ये मुख्यतः किस आयु समूह में उपयोग किया जाता है, बताइए। ये यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, बताएं। चलो सबसे पहले तो MUAC क्या है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, ये क्या है भैया बताइए। ये एक एक्यूट माल न्यूट्रिशन का सबसे
रिलायबल स्क्रीनिंग टूल होता है, यानी कि ये हमें माल न्यूट्रिशन के बारे में स्क्रीनिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आर्म की जो मसल होती है ना, वो फैट भी स्टोर वहाँ पे होता है और न्यूट्रिशन का सीधा सिग्नल भी देती है। समझो मेरी बात, किसी का हाथ पकड़ के और उसकी मसल्स को ऐसे देखना हाथ के, उसके बारे में बातें कर रहा है, ठीक है। बेसिकली ये सबके लिए यूज नहीं होती है, एक एज ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एज ग्रुप होता है 1 से 5 साल तक के बच्चे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस एज में हाइट मेजरमेंट है वो ट्रिकी होता है काफ़ी, ठीक है। और वेट जो जनरली फ्लक्चुएट होता है बच्चों में, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, इसीलिए जो आर्म का सरकमफेरेंस है वो उसको स्टेबल इंडिकेटर एक माना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मैरिस्मस की प्रमुख विशेषता इनमें से क्या है। सबसे पहले समझिए, मैरिस्मस मेरे भाई ऐसी अवस्था है जहाँ पे बच्चा एक तरह से ऊर्जा से भटक कर धीरे धीरे सूखता जाता है, यानी एक तो उसको कैलोरी नहीं मिल रही है, धीरे धीरे उसका जितना एनर्जी उसकी बॉडी में है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, स्टोरेज के फॉर्म में वो भी ख़त्म होता जा रहा है। कैलोरी की डिफिशियंसी हो जाती है, इसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड कैलोरी डिफिशियंसी, यानी कि दीर्घकालिक ऊर्जा की कमी। इसका मतलब सिंपल सा है, बच्चे ने कई महीनों तक पर्याप्त भोजन नहीं किया, जितनी कैलोरी उसको मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है, तो बॉडी एनर्जी बचाने के लिए और एनर्जी की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए बॉडी में जो फैट है, स्टोर्ड फैट है, उसी को तोड़ना शुरू कर देती है, मसल्स को तोड़ना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे बच्चा एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिसको हम कहते हैं स्किन एंड बोन अपीयरेंस, ठीक है। केवल हड्डियां, केवल पतला शरीर केवल दिखाई देता है। सीवियर वेस्टिंग उसको दिखेगी, स्वेलिंग कहीं होगी नहीं, बिल्कुल पतले हाथ पैर, रिब्स उसकी क्लियरली विजिबल होंगी, और मेन है ओल्ड मैन जैसा फेस उसका हो जाएगा, बॉडी फैट लगभग ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, मैरिस्मस में फिर से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, याद रखना बॉडी में प्रोटीन की एक तो कमी तो हो ही जाती है, इसके अलावा एनर्जी की भी इसमें कमी हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे कह रहा है तो सीवियर वेस्टिंग, यानी कि अत्यधिक क्षीणता है, कुछ भी उसकी बॉडी में मेरे भाई नहीं बचता है, ठीक है। फैटी लिवर यहाँ पे दे रहा है। बाकी के सारे ऑप्शंस हमारे काम के नहीं है। बाकी जो ऑडिमा कह रहा है ना, ये भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वाशियोरकर में देखने को मिलता है। चलो उसी पे चलते हैं। क्वाशियोरकर में कौन सा सिम्टम क्लासिकल माना जाता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑडिमा, स्वेलिंग, ठीक है, सूजन। देखो बेसिकली एक छोटा सा अंतर समझो कि दो बच्चे हैं, एक तरह से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ, ठीक है। ये इसको तो मेरे भाई मैरिस्मस है, प्रोटीन की कमी से ही हो रहे हैं दोनों, मैरिस्मस भी और क्वाशियोरकर भी। एक ये बच्चा है, इसके हाथ हैं ये। अब इनमें क्या अंतर दिख रहा है बताओ। पहली बार तो प्रोटीन की कमी से ही मैरिस्मस होगा, प्रोटीन की कमी से ही क्वाशियोरकर होता है। मैरिस्मस में क्या है, एकदम दुबला पतला, कहीं पे कोई भी अंतर नहीं, ठीक है। इसमें प्रोटीन की भी कमी है, कैलोरी की भी कमी है, इसमें फैट की भी इसमें कमी है, साथ ही साथ इसमें एनर्जी की भी इसमें कमी है, ठीक है। इसके अलावा क्वाशियोरकर की जब हम बात करेंगे तो इसमें देखिए उसके हाथ पैर तो पतले दिख रहे हैं आपको इसी की तरह, इस वाले की तरह, लेकिन इसका पेट यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये क्वाशियोरकर के आपको बेसिकली दिखेंगे, है ना, सिम्टम्स दिखेंगे आपको, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा ठीक है, अब आप ये पूछ सकते हो कि सर क्वाशियोरकर में ये ऐसे स्वेलिंग इसको आ क्यों रही है। देखो कारण इसका ये रहता है कि इसमें ना इसके ब्लड में एल्बुमिन की कमी हो जाती है, जो कि प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर बनाए रखता है, ठीक है। और जब एल्बुमिन कमी हो जाएगी तो इससे क्या होता है, जो ब्लड है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, पानी उनमें रुकता नहीं है बल्कि वहाँ से बाहर निकल के बॉडी में दूसरे टिश्यूज़ में जमा हो जाता है, इसी की वजह से ये स्वेलिंग बॉडी में आ जाती है, ठीक है। इतना बस याद रखना। इसमें जैसा मैंने आपको बताया, बच्चा देखने में मोटा या फूला हुआ दिखाई देगा, लेकिन असल में ये सूजन है, मोटापा नहीं होता है, ठीक है। बाकी दुबला पतला तो दिखता ही है, हाथ पैर इसके दिखते हैं, लेकिन स्वेलिंग इसमें कहीं ना कहीं दिखती है, ठीक है। जैसे आपको उसका अगर पैर कहीं दिखाई दे रहा है तो आप अगर उसके पैर को दबा दोगे तो भाई पैर में वहीं का वहीं दबा रह जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। बाकी तो सारे के सारे ऑप्शंस हमारे सीवियर वेस्टिंग वगैरह ये हमारे यहाँ पे काम के नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में कौन सा बायोलॉजिकल इंडिकेटर सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। सीरम, फेरिटिन, हीमोग्लोबिन, पीसीबी या फिर सीरम का एल्बुमिन, बताइए। तो इसमें याद रखना आयरन डिफिशियंसी दुनिया की सबसे कॉमन डिफिशियंसी मानी जाती है, लेकिन आयरन स्टेटस को एक्यूरेटली मापना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि खून में कई प्रकार के इंडिकेटर्स धीरे धीरे बदलते रहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है कि कोई ऐसा रिलायबल और सबसे अर्ली इंडिकेटर होना चाहिए जिससे हम सही से इसको माप पाएँ, ठीक है। देखिए अब इसके लिए आप याद रखेंगे कि सीरम फेरिटिन
जैसा हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ये बॉडी आयरन स्टोर का सीधा सीधा प्रतिनिधित्व करता है, यानी डायरेक्टली हमें बताता है। जैसे आयरन स्टोर कम हो जाता है तो फेरेटिन गिर जाता है, ठीक है, और एच भी बाद में गिरता है। हीमोग्लोबिन मतलब एच भी मतलब हीमोग्लोबिन। देखो बॉडी में जैसे आयरन की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो ऑप्शन है ना सीरम फेरेटिन, ये गिरना शुरू हो जाएगा, और इसके बाद में एच बी यानी हीमोग्लोबिन, ये भी गिरना कम हो जाता है। ये आप याद रखेंगे। यानी अगर बॉडी में आयरन का स्तर कम हुआ तो पहले फेरेटिन गिरेगा, ये इसका सिग्नल देगा एक तरह से, और इसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें और ख़राब होना लग जाती हैं, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा चलिए बाकी इसमें थोड़े ऑप्शंस को भी देख लीजिए। कह रहा है हीमोग्लोबिन, देखो हीमोग्लोबिन मैंने बताया आयरन डिफिशियंसी का लेट इंडिकेटर होता है। इसका अर्ली इंडिकेटर पूछा है कि सबसे पहले इसमें से क्या दिखाई देता है, तब हमको सीरम फेरेटिन ये हमको गिरता हुआ, इसका लेवल गिरता हुआ हमको दिखाई दे जाता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर हीमोग्लोबिन मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये लास्ट इंडिकेटर है, ऐसे याद रखो, ये लास्ट इंडिकेटर है। और सबसे अर्ली इंडिकेटर कौन सा है, तो ये हो जाएगा सीरम। इसके बाद पीसीबी यहाँ पे देखा है, पीसीबी का फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। ये भी लास्ट और लेट स्टेज में एनीमिया में लो होता है, ठीक है, ये भी डायरेक्टली हमें जानकारी नहीं देगा। बाकी सीरम एल्बुमिन की बात कर रहा है, आयरन से इसका कोई रिलेशन ही नहीं होता है, ये तो सबसे पहले आपको गलत करना है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इसमें से कुछ और पूछा जा सकता है क्या, बताओ। अब आपसे मैं यहाँ पे एक सवाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, इसको आपको लिख के कमेंट में मुझे बताना है कि मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क, इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे मान के चलिए किसी की बॉडी में आयरन की कमी हो गई है, तो क्या हम उसको मिल्क दे सकते हैं, यानी उससे इसके आयरन की पूर्ति पूरी हो जाएगी, कमी पूरी हो जाएगी, या कमी बनी रहेगी। जो विटामिन सी है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है या नहीं करता है। यानी कि अगर आयरन है, आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब अगर इसको करना है, तो विटामिन सी इसकी मात्रा को, एब्जॉर्प्शन की को बढ़ा देता है या घटा देता है। ये दो सवालों के आसान जवाब आपको देने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विटामिन ए डिफिशियंसी को एसेस करने का सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर इनमें से कौन सा होता है, बताइए। सीरम रेटिनॉल, नाइट ब्लाइंडनेस, बाइटर स्पॉट, या फिर जीरोप्थेलेमिया। विटामिन ए डिफिशियंसी सबसे पहले तो एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे बढ़ती है, पर जैसे उसके सिम्टम्स हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस होना, ये बहुत देर से दिखते हैं, ठीक है। इसलिए अगर हमको अर्ली स्टेज में इस डिफिशियंसी को, इस कमी को पकड़ना है, तो इसके लिए एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। बॉडी में स्टोर को पता करता है, अर्ली स्टेज में कितना बदलाव आ रहा है उसको चेक करता है ये, और क्लिनिकल जो सिम्टम्स हैं वो आने से पहले ही हमको एक तरह से अलार्म दे देता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर याद रखेंगे, विटामिन ए का हो जाएगा सीरम रेटिनॉल, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद इसकी खास बात क्या होती है, ये सर बहुत सेंसिटिव होता है। डिफिशियंसी यानी इसकी कमी होगी तो शुरुआती दिनों में ये गिर जाता है, इसका जो पैरामीटर होता है वो। बच्चों में विटामिन ए डिफिशियंसी डिटेक्ट करने का भी सबसे शानदार तरीका यही होता है। अगर सीरम रेटिनॉल गिरने लगे तो समझ लीजिए बॉडी अपने लिवर स्टोर को खर्च कर रही है। विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है, सर लिवर में स्टोर होता है। तो अगर इसका जो रेटिनॉल, सीरम रेटिनॉल अगर ये गिर रहा है, तो इसका मतलब है वो जो पहले से वहाँ पे जमा है, स्टोर्ड है, उसको खर्च करना उसने शुरू कर दिया है। इसका मतलब अब कमी होने वाली है बॉडी में। इसके बाद आपको नाइट ब्लाइंडनेस और बाइटोट्स स्पॉट ये बाद में आते हैं, ठीक है, लेकिन सीरम रेटिनॉल ये सबसे पहले गिर जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं अर्ली बायोकेमिकल इंडिकेटर ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बाकी के सारे ऑप्शंस भी आप देख सकते हो। मैंने जैसा बताया कि नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पे ये क्लिनिकल सिम्टम है, ये बाद में दिखाई देता है ना, डिफिशियंसी काफ़ी जब बढ़ जाती है तब। बाकी बाइटोट स्पॉट ये क्या होता है, ये भी लेट स्टेज में आता है ना, ये शुरुआत में नहीं दिखता है। जीरोप्थेलेमिया इसका तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, है ना, ये भी बिल्कुल एडवांस स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। जीरोप्थेलेमिया यानी कि कॉर्निया आपकी बिल्कुल डैमेज हो जाए, तब जाकर के ये हमको दिखाई देता है, ठीक है। चलिए बाकी विटामिन ए देखिए, बाकी मैंने आपसे बताया, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, आप बोलेंगे कि लिवर में सर स्टोर होता है, ठीक है। चलिए बाकी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी RDA रेगुलर डाइटरी अलाउंसेस, इसमें इसकी कितनी मात्रा हमको चाहिए होती है मेरे भाई, तो 600 to 700, ये इतना पर डे इसका हमको चाहिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। प्रेगनेंसी में एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ जाती है, बताइए। अभी अभी मैंने आपको बताया था +350 कैलोरी पर डे इतनी बढ़ जाती है, ठीक है। प्रेगनेंसी मेरे भाई ऐसा स्टेज है जहाँ पे मदर और बेबी दोनों की मेटाबॉलिक नीड होती है, इसीलिए
ठीक है, इसलिए हमें ज़्यादा चाहिए होती है। प्लेसेंटा बन रहा होता है उस समय पे, फीटस ग्रो कर रहा होता है, मैटरनल फैट स्टोर ये भी बढ़ जाती है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा होता है ना, यूट्रस का साइज है वो भी एनलार्ज हो रहा होता है। इन सब के लिए हमको बहुत सारी कैलोरी चाहिए होती है, इसीलिए जितनी चाहिए वो तो है ही, प्लस 350 कैलोरीज में और ऐड हो जाती है। ठीक है, बस इतनी सी बात आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ जाती है बताइए, ये भी मैं आपसे पूछ चुका हूँ। कितना हो जाएगा? +600 कैलोरी पर डे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट DFS, इसमें कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं बताइए। बड़ा ही शानदार सवाल है ये भी। इसमें आयरन और आयोडीन आपको देखने को मिलेंगे। आयोडाइज जो सॉल्ट है वो पहले से था, पर इंडिया में एनीमिया और गोइटर ये दोनों बड़े पब्लिक हेल्थ इशूज़ माने जाते थे, इसलिए साइंटिफिकली एक सॉल्यूशन तैयार किया गया, एक सॉल्यूशन निकाला गया कि डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट इसको हम कर दो। इसमें हम आयोडीन मिला देंगे। आयोडीन का तो काम क्या होगा मेरे भाई, ये हमको थायराइड रोग से बचाएगा। ठीक है, इसको रोकने में काम करेगा। और आयरन का मेन काम होगा कि हमको अनीमिया से बचाएगा। बेसिक सी बात है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ICDS कार्यक्रम मुख्यतः किसको लक्षित करता है? अब देखिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, वहाँ पे क्या फालतू का डिस्कशन हम करें, इसलिए आगे बढ़ेंगे। जहाँ जो सबसे अच्छे क्वेश्चन होंगे और जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होगी, जहाँ से क्वेश्चन और बन सकते हैं, केवल वहीं पर हम एक्सप्लेन ज़्यादा करेंगे। ICDS बताएँ, ये कार्यक्रम मुख्यतः किसको लक्षित करके बनाया गया है बताइए। 2 अक्टूबर 1975 ये स्टार्ट हुआ है। ICDS आप समझते हो, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, भारत की सबसे बड़ी पोषण और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट योजना है। इसका लक्ष्य है कि बच्चों को ज़िंदगी की पहले 6 सालों में एक मजबूत नींव देना, अच्छे से खाना देना, जिससे उन्हें पोषण की कमी ना रहे। ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि 80% ब्रेन कहते हैं इसी एज में डेवलपमेंट होती है इसकी। इम्यूनिटी उनकी अच्छी डेवलप हो जाए, उनकी जो ग्रोथ वेलोसिटी है वो अच्छी हो जाए। तो याद रखेंगे इसमें कितने सारे लोग होते हैं। एक तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे इसमें आएंगे। इसके अलावा इसमें इनकी ग्रोथ, सप्लीमेंट, प्री स्कूल एजुकेशन वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं ना। इसके बाद जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जैसा यहाँ लिखा हुआ है प्रेग्नेंट वुमेन, ये भी आती हैं इसमें। इसमें एनीमिया वगैरह की, खून की कमी तो नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। बाकी लैक्टेटिंग जो वुमेन होती हैं ये भी इसमें आती हैं, पोषण समर्थन ये। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और नहीं लिखी है, वो याद कर लेना। देखो, बच्चे 6 वर्ष से छोटे, 6 वर्ष तक के, प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग वुमेन, इसके अलावा इसमें गर्ल्स भी इसमें आती हैं। ठीक है, इनको बाकी जिनमें आयरन, फॉलिक एसिड वैसिड की कमी होती है उनके लिए। आंगनवाड़ी सेंटर जो होते हैं, AWS जिनको हम बोलते हैं, यहीं से ICDS की सभी सर्विसेज डिलीवर होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए बाकी के सारे क्वेश्चन ऑप्शन हैं, ये हमारे यहाँ पे काम के नहीं हैं। ये चीज़ आप याद रखना। जैसा मैंने आप एडोलेसेंट गर्ल्स, ये भी इसमें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, आपसे सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, जो MPPSC एक बार पूछ चुका है। ICDS की 6 की सर्विसेज कौन सी होती हैं? पहले तो कितनी होती हैं यही आप बताएंगे। 6 की सर्विसेज होती हैं, अब इनमें कौन कौन सी हैं, नंबर बाय नंबर देख लो। बोल बोल के बता रहा हूँ। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना उनको। ठीक है, इसके बाद प्री स्कूल एजुकेशन देना। इसके अलावा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन देना। और इसके अलावा इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। इसके अलावा हेल्थ चेकअप। और एक लास्ट है रेफरल सर्विसेज कुछ होती हैं वो। ठीक है, बस इतना सा याद रखेंगे आप। 1975 में मैंने बताया था इसको शुरू किया गया है। 16 पे चलते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? बहुत शानदार सवाल है। देखिए, एक सवाल में से कितने सारे सवाल आपके बनेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रिशन प्लस स्कूल अटेंडेंस को इम्प्रूव करना। समझो, मिड डे मील MDM सिर्फ दोपहर का खाना इसमें नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। यह भारत का सबसे बड़ा स्कूल का न्यूट्रिशन प्लस एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम है। इसके दोहरे उद्देश्य हैं। सबसे पहला एक है कि न्यूट्रिशंस बच्चों को मिलें, ये तो है ही है। इसके अलावा जब बच्चों को न्यूट्रिशन मिलेंगे, स्कूल में खाना मिलेगा, तो बच्चों की अटेंडेंस इम्प्रूव इससे स्कूल में होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसके अलावा याद रखना, न्यूट्रिशंस की जब बात करेंगे तो बच्चों को कितना देना है, 450 to 700 कैलोरी इतना देना है, प्लस 12 से 20 ग्राम इतना प्रोटीन देना है उनको। दो चीज़ें देखो, कितने सारे सवाल यहाँ से बन रहे हैं। इसका मेन काम क्या है, बच्चों का कुपोषण इससे कम होगा। बाकी एजुकेशन इंप्रूवमेंट करना तो मैंने बता ही दिया कि बच्चे अटेंडेंस लगे उनकी, बच्चे स्कूल छोड़ के भाग ना जाएं, लर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव हो उनकी, है ना। बेसिकली ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो जाए, इसको आप याद रखेंगे। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ये तो मनरेगा का काम है, ये हमारा इसका नहीं है।
फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना, ये इसका काम नहीं है, ये NFSA यानी कि नेशनल फूड सेफ्टी जो एक्ट है उसके द्वारा जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, इसके द्वारा किया जाता है। बाकी ओनली इम्यूनाइजेशन का काम, ये भाई ICDS का कंपोनेंट है जो हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है, ठीक है। चलिए बाकी देखो कितनी सारी चीज़ें आपसे यहाँ पूछी जा सकती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला 450 to 700 कैलोरी। अगर बच्चों का केवल डायरेक्टली अगर आपसे ऐसे देख के पूछ ले गैप, तब तो ये लगाना है आपको, लेकिन याद रखना अगर प्राइमरी के बच्चों का पूछेगा तब आप बताएंगे कितना 450, और अगर अपर प्राइमरी की बात करेगा तब आप बताएंगे कि 700 कैलोरी इतनी उनको चाहिए होती है, ठीक है। प्रोटीन 12 से 20 ग्राम, लगभग 12 ग्राम इनको देनी है, और लगभग 20 ग्राम के आसपास इनको देनी है, ठीक है। 1995 में शुरू हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। आप समझ पा रहे होगे कि एक सवाल नहीं है मेरे भाई, ये हर चीज़ इसमें से एक सवाल है। प्राइमरी का पूछ सकता है, अपर प्राइमरी का पूछ सकता है, कब शुरू हुआ ये पूछ सकता है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो 100 क्वेश्चंस नहीं है जी, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहीं कहीं बताता जा रहा हूँ। चलते हैं, विच न्यूट्रिएंट शोज हाईएस्ट थर्मिक इफेक्ट, किस पोषक तत्व का SDA यानी कि स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन सबसे अधिक होता है? प्रोटीन का होता है क्या, बताइए, फैट, कार्बोहाइड्रेट या फिर मिनरल्स? तो आंसर हो जाएगा इसका प्रोटीन का होता है। अब समझिए SDA स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन क्या होता है, जिसको थर्मिक इफेक्ट का फूड भी कहा जाता है। समझो, खाद्य पदार्थों को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, मेटाबोलाइज करने में बॉडी को जो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है हम उसी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन डाइजेशन बायोकेमिकल रूप से बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि डायमिनेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यूरिया सिंथेसिस होता है, मनी ATP रिक्वायर स्टेप्स होती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें खर्च होती है। अब देखो बेसिकली मैं आपको बताऊं, जैसे आपने प्रोटीन खा लिया, अब इस प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में बहुत चीज़ें लगती हैं, जैसे डिमाइनेशन होता है, एक होता है आपका ट्रांसमिशन होता है इसके बाद, ठीक है। इसके बाद होता है अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, इसके बाद जाकर के फिर यूरिया का सिंथेसिस होता है, मतलब यूरिया का फॉर्मेशन होता है, इसके बाद जाकर के तब जो ATP वाला जो स्टेप आता है तब वो जाकर के आता है, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोसेस में मेरे भाई बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है, समझ में आ रहा है। इसलिए प्रोटीन का जो SDA अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आप बताएं कि लगभग 30% के आसपास, इसमें क्या लगा है, लगभग 30% के आसपास यहाँ पे होता है। कार्बोहाइड्रेट का अगर पूछ ले मेरे भाई तो 5 से 10% होता है, और अगर फैट का पूछ ले तो ये 0 से 5% के आसपास होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, प्रोटीन का हो गया। अच्छा आपसे ये भी पूछ सकता है प्रोटीन का SDA क्यों है अधिक, ये मैंने बताया ना इसलिए अधिक होता है क्योंकि इतने सारे इसमें स्टेप्स होते हैं, लेकिन फिर भी सोचो बॉडी को प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, और अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने में एक्स्ट्रा ATP भी खर्च हो जाते हैं, इसीलिए हाई प्रोटीन डाइट्स बॉडी को थर्मोजेनिक बना देती हैं। जो लोग जिम जाते हैं बहुत सारी प्रोटीन लेते हैं वो थर्मोजेनिक इनकी बॉडी इस तरह से हो जाती है, बॉडी हीट प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है इससे, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। बेसल मेटाबॉलिज्म पुरुषों में महिलाओं की तुलना में क्यों ज़्यादा होता है? देखिए हमने बेसल मेटाबॉलिज्म, ये सबसे हमने पहले ये वाला सवाल देखा था, इसको समझते हैं। सबसे पहले बताओ, हायर मसल मास की वजह से या हायर फैट की वजह से, जो हार्मोनल इनहेबिटेशन होता है उसकी वजह से, या फिर स्मॉलर सरफेस एरिया की वजह से? तो आंसर हो जाएगा ए, हायर मसल मास की वजह से होता है। देखिए बॉडी में 2 मेजर मास होते हैं, एक तो होता है लीन बॉडी मास जो मसल होता है, एक फैट मास होता है, ये तो आप समझते हो। तो मसल के जो मेटाबॉलिक जो इंजन, तो मसल्स के जो मेटाबॉलिक्स है ना वो इंजन की तरह होते हैं। जैसे मसल सेल्स क्या करते हैं, देखो ATP को बर्न करते हैं, ठीक है, और जो हीट है उसको प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, इतने सारे काम करते हैं। इसलिए जिन लोगों में मसल्स ज़्यादा होते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा होता है, समझ में आ रहा है ना। तो हायर मसल मास जिसमें ज़्यादा होगा उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। थोड़ा सा समझो, जैसे मेन में क्या है, मसल मास वुमेन से ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है हॉर्मोन्स का वो भी, एनाबॉलिक जो हार्मोन रहते हैं वो भी ज़्यादा रहते हैं, RBC ये मास ज़्यादा होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। RBC का काम क्या है बताओ, ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर जाना ही तो है, तो वो भी RBC वो भी ज़्यादा होता है। बाकी जो ऑर्गन है मास वो भी कुछ हद तक ऐसा बोलते हैं कि इनकी वजह से भी मेटाबॉलिज्म जो है उनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है मेरे भाई। तो पुरुषों का BMR स्वाभाविक रूप से महिलाओं से अधिक होता है, बस इतनी सी चीज़ याद रखें। किसकी वजह से होता है, हायर मसल मास की वजह से होता है, ठीक है। चलिए बाकी आपसे कुछ चीज़ें मैं और यहाँ पे आपसे बता देता हूँ, सवाल बन सकता है यहाँ से। जैसे आपसे मैं बोलूँ कि जो यंग मेल होंगे उनमें BMR ज़्यादा होगा कि कम, तो BMR ज़्यादा होगा, ठीक है। बाकी ओल्डर जो फीमेल होंगी
उनमें बीएमआर कम होगा कि ज़्यादा, तो इसमें लोएस्ट होता है। मतलब देखो, ये जो यंग होंगे उनमें हाईएस्ट होगा और जो ओल्ड लेडी होंगी उनमें लोएस्ट होता है ये। इसके अलावा अगर फीवर आएगा तो बीएमआर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप भूखे रहेंगे या आपकी एज बढ़ रही है या फिर मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया था हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हो रहा है तो उससे बीएमआर डिक्रीज होता है, ठीक है। बता चुके हैं ये सारी की सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, फिर टाइम लग जाता है, बार बार बताते हैं। तो क्वेश्चन 19 है हमारा, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन किस फैक्टर पर निर्भर करता है, बताइए। बताइए, इंट्रिंसिक फैक्टर, लिवर एंजाइम, गैस्ट्रिक पीएच अलोन या फिर पेनक्रियाटिक जूस। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इंट्रिंसिक फैक्टर। अब बता देता हूँ, विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं मेरे भाई साइनोकोबाल्मिन, इसका एब्जॉर्प्शन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये स्टमक में यानी हमारे पेट में एक खास प्रोटीन से बाइंड होती है, उससे बंध जाती है, उसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर IF, ठीक है, जिसे स्टमक के पेरिटल सेल्स के द्वारा बनाया जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है इसका ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन बनाता है इसको। स्टमक में पेराइटल सेल होती हैं, ठीक है, ये इसको फॉर्म करती हैं, ये इसको बनाती हैं। बस इतना सा याद रख लोगे तब भी आपका मेरे भाई काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे एक चीज़ और समझो, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ में आ गया ना। अब देखो क्या हो गया, आपने B12 खाया, ये आपके स्टमक में यानी आपके पेट में गया। अब यहाँ पे जो पेराइटल सेल हैं ये बना रही हैं IF यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर बना रही हैं। अब ये इसको लपेट लेंगी, बाइंड कर लेंगी इस तरह से प्रोटीन को, इसके अंदर प्रोटीन है। अब ये बॉडी में जैसे ही जाएगा, मतलब आपके इंटेस्टाइन में, इलियम में जाएगा, तो वहाँ के जो रिसेप्टर हैं वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं, बट एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये IF है ना, इसने इसको लपेट रखा है। इसकी वजह से मेरे भाई इसकी कमी हो जाए। आपको बता देता हूँ, जैसे आपसे ये पूछे कि B12 की कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से क्या होगा बताओ, इससे न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स होते हैं वो हो जाते हैं। वहीं आपसे पूछे कि IF जो मैंने अभी बताया इंट्रिंसिक फैक्टर है, इसकी कमी से क्या होता है, तब आप बताएंगे पर्नीसियस अनीमिया, ठीक है। IF कहाँ बनता है, पेरिटल सेल में बनता है। B12 के डाइटरी सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं, एनिमल फूड से मिलते हैं। वैगन लोग B12 डिफिशिएंट क्यों होते हैं, क्योंकि पौधों में B12 नहीं होता है। कितनी सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको, समझो। B12 बेसिकली कहाँ से मिलता है, आप कहेंगे एनिमल फूड से या फिर प्लांट फूड से, तो आप कहेंगे कि प्लांट फूड से बिल्कुल हमें प्राप्त नहीं होगा, एनिमल फूड से ही ये प्राप्त होता है। इसलिए वो जो वैगन लोग होते हैं जो बिल्कुल दूध दही सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते, वो मीट मछलियाँ वगैरह खाना तो बहुत दूर की बात है, वो दूध वूध भी नहीं लेते, उनको हम वैगन लोग कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना वीगन लोग कहते हैं, तो वो लोग, उनमें B12 की कमी पाई जाती है। क्यों, क्योंकि प्लांट फूड में ये होता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच मिनरल डिफिशियंसी इंक्रीजेस सुसेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस, किस खनिज की कमी से संक्रमणों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, बताइए। आंसर हो जाएगा आपका जिंक, ठीक है। बताता हूँ, जिंक बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट इम्यून मिनरल होता है, क्योंकि जिंक डायरेक्टली हेल्प करता है किस किस चीज़ में, देखो WBC इसके फंक्शन करने में हेल्प करता है। एंजाइम्स का सिस्टम्स रहता है, जैसे 200+ एंजाइम्स हैं, उनके बनने में, फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। स्किन की इंटीग्रिटी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, है ना। इसके बाद सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये जो जिंक है इसकी कमी से, डिफिशियंसी से क्या होता है। एक नाम है इसके लिए मेरे भाई, एक्रो डर्मेटिटिस एंड्रोपैथिका, ठीक है। चलिए आपसे पूछे RDA रेगुलर डाइटरी कितना होना चाहिए जिंक, मेरे भाई 10 से 12 मिलीग्राम, ठीक है। इसके बाद जिंक रिच फूड कौन कौन से होते हैं, मीट से मिलता है, एग से मिलता है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 है तुम्हारे सामने। गोइटर फ्री सॉल्ट में आयोडीन का स्तर कितना होना चाहिए या फिर कितना होता है, 30 ppm एट प्रोडक्शन लेवल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोइटर मुख्य रूप से आयोडीन डिफिशियंसी के कारण होता है। सबसे पहले तो गोइटर किससे होता है बताइए, ये आयोडीन डिफिशियंसी के कारण होता है। जब बॉडी को आयोडीन कम मिलता है तो थायराइड जो हार्मोन होता है उसकी सिंथेसिस अपने आप रुक जाती है। इससे थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज्ड हो जाती है, यानी गले में बड़ी हो जाती है। तो भारत में लोग डेली सॉल्ट यूज़ तो करते हैं, लेकिन आयोडाइज सॉल्ट जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। इसी की वजह से यहाँ पे थायराइड की परेशानी हमको देखने को मिलती है। लेकिन अब जो हमें जो थायराइड जो लेकिन अब हमको जो आयोडीन वाला जो नमक मिलता है वो WHO और इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से मिलता है, जिसमें
30 ppm इतना इसमें होता है, ठीक है मेरे भाई। तो इतना आप याद रखेंगे। बाकी ऑप्शन तो हमारे गलत हैं, इसमें कोई ज़्यादा कुछ हमें जानना नहीं है। इसके बाद अब चीज़ें आपसे ये पूछ सकता है कि हाउस होल्ड जो आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन टारगेट है वो कितना उतना होना चाहिए, तो 15 ppm ये होना चाहिए। आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर IDD, इसके एग्जाम्पल्स बताओ क्या क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा सर। इसके अलावा क्रेटिनिज्म ये देखने को मिलेगा, और स्टिल बर्थ। ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। चलिए इसके अलावा चीज़ें एक बस बता दो कि आयोडीन रिच फूड कौन कौन से होंगे हमारे यहाँ पे। बेसिकली सी फूड जितने भी होंगे वो तो होंगे ही होंगे, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसका सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है इनमें से बताइए। वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, MUAC या फिर BMI। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए, वेट फॉर एज। थोड़ा सा समझ लो क्या है। देखो जब भी किसी बच्चे में हम उस कोई भी बच्चा होगा जिसमें PEM यानी कि प्रोटीन और एनर्जी इसका माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, यानी इसकी कमी हो जाएगी, तो सबसे पहले जो उसका वेट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जो कि सबसे पहले हमको दिखाई देगा। तो इसलिए वेट फॉर एज ये तो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अच्छा इंडिकेटर का मतलब है जो दिख जाए, देखते ही समझ आ जाए, ठीक है। एज के हिसाब से बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है या उसका वेट बहुत ज़्यादा कम है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, PEM होना, ठीक है। चलिए अब ये दो तरह से होता है, एक तो एक्यूट होता है, एक क्रॉनिक होता है, लेकिन दोनों कंडीशन में ये पकड़ लेता है। एक्यूट का मतलब कम, क्रॉनिक का मतलब बहुत लंबे समय से है या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो एग्जाम ओरिएंटेड कुछ बातें आपको मैं और बताता हूँ। सबसे पहले आपको बोलेगा वेट फॉर एज, ये किसको इंडिकेट करेगा, ये अंडर वेट को करेगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे एक और आपका ऑप्शन है हाइट फॉर एज, याद रखना इसको स्टंटिंग बताता हूँ। स्टंटिंग क्या है, लॉन्ग टर्म का माल न्यूट्रिशन अगर होगा तो ये उसको इंडिकेट करेगा। इसके अलावा आपसे और भी कह सकता है वेट फॉर हाइट, WEIGST फॉर हाइट। इसका क्या मतलब है मेरे भाई कि उसके वेट के अकॉर्डिंग या तो हाइट नहीं है या हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं है, ये भी बताएगा। तो ये बताता है मेरे भाई एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ये सारी की सारी लाइन एक एक आपका सवाल है मेरे भाई। एक्यूट एक ही सी होता है, इसमें डबल बना दिया है, एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो भाई ध्यान रखना ICDS में ग्रोथ चार्ट होते हैं वो, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। फिर से बता रहा हूँ, वेट फॉर एज पूछेगा तो ये अंडर एज PEM बताएगा, हाइट फॉर एज पूछेगा तो स्टंटिंग यानी कि लॉन्ग टर्म का माल न्यूट्रिशन बताएगा, और वहीं वेट फॉर हाइट अगर होगा तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन के बारे में ये हमको बताएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। डाइटरी फाइबर मुख्यतः क्या काम करते हैं बताइए। तो इम्प्रूव्स वॉवेल मूवमेंट के बारे में बात करता है ये भाई। चलो बताता हूँ। सबसे पहले तो ये मान लो कि जो फाइबर्स होते हैं ना ये खुद में डाइजेस्ट होते नहीं हैं, लेकिन ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देखो ये पानी पकड़कर स्टूल को बल्की बना देते हैं, जिससे मल जो होता है ना वो आसानी से निकल जाता है, इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। सोल्यूबल फाइबर जो होते हैं वो शुगर को कंट्रोल और इनसोल्यूबल और ये मल त्याग को स्मूथ बना देते हैं। बहुत गंदी सी बात है, मतलब बेसिक सी बात है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इस बाकी जो कॉलन का कैंसर होता है, सीकम कॉलन, ये हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके हिस्से होते हैं, उसमें जो एक कैंसर होता है उससे ये प्रोटेक्ट करता है हमको, ठीक है। बाकी हाई फाइबर फूड अगर आपसे पूछे तो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। विच विटामिन एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, बड़ा ही आसान सवाल है, D, K, B1 या फिर E। आप आसानी से बता सकते हो विटामिन E, इसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। देखो विटामिन E क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना दोस्त, सेल की मेम्ब्रेन, उसको फ्री रेडिकल्स से बचाता है। अब समझते चलो, फैट लेयर्स को डैमेज होने से रोकता है, इसीलिए इसे बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट शील्ड कहा जाता है। बाकी और क्या क्या पूछ सकता है आपसे, अगर इसकी अगर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बताओ, RBC ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे हीमोलिटिक अनीमिया, ठीक है। विटामिन E काम करता है सेलेनियम के साथ मिलकर के, ठीक है। हाईएस्ट सोर्सेस पूछे तो वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स, सीड्स ये बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी और देख लेते हैं हम यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्टिवली, ठीक है। बाकी देखो ये सब की कमी से क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार रिपीट अपन नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और जिसको याद है वो लिख दिया करो यार। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है बताओ, एग, राइस, व्हीट या फिर ग्राउंड नट्स। एग में होता है भाई 1.0, लिखा भी हुआ है यहाँ पे कितना होता है, समझो क्या होता है, PDCASS,
हमारा आपसे पूछ रहा है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आंसर तो इसका एग हो जाएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है ये। PDCAAS ये क्या होता है। पी से होता है प्रोटीन, डी से डाइजेस्टिबिलिटी, सी से करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। ठीक है, ये बताता है कि कौन सा प्रोटीन शरीर में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन इसका रेफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। और उसमें इसेंशियल अमीनो एसिड्स कितने परफेक्ट हैं, इसका स्कोर मेरे भाई 0 से 1 के बीच में काउंट किया जाता है। 1 को सबसे परफेक्ट माना जाता है, जो कि हमारा यहाँ पे एक आंसर है। देखो 1 का मतलब हो गया परफेक्ट ऐसा प्रोटीन जो डाइजेशन भी हो रहा है और हमारी एनर्जी को कम खर्च कर रहा है, आसानी से डाइजेस्ट हो रहा है, आसानी से एब्जॉर्ब हो रहा है, और इसमें इतने एसेंशियल एमिनो एसिड हमारी बॉडी को चाहिए, सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। इसीलिए एग को रेफरेंस प्रोटीन के रूप में माना जाता है। इसको मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो ये हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपसे बोला था कि बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वो भी एग की ही होती है। हाईएस्ट NPU के बारे में मैंने आपसे पूछा था किसकी होती है, तो वो भी मेरे भाई किसकी होती है। NPU देखो वैसे तो एग की मानी जाती है, बट इसमें जो दूध का केसिन प्रोडक्ट, देखो वैसे तो एग ही आएगा इसमें भी, NPU में भी, लेकिन अगर स्पेशली किसी प्रोटीन का नाम लेगा तो केसिन होती है जो दूध में पाई जाती है। फिर से मेरी बात मान लो, एग एक पूरा अपने आप में होल है, ठीक है, तो अंडे की सबसे ज़्यादा होती है NPU, BB भी इसकी ज़्यादा होती है, और इसका जो प्रोटीन डाइजेस्टिबली करेक्शन है वो भी सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा NPU भी इसका सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी प्रोटीन के बारे में पूछेगा जो कि दूध में पाई जाती है, केसिन, तो उसका सबसे ज़्यादा NPU होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 जो कि एक अच्छा लेवल का है, इसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में मैंने आपको बना करके यहाँ पे दिए हुए हैं। बताइए, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है आपसे कि बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR ये फीवर की स्थिति में लगभग 10 से 13% प्रति 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है BMR में वृद्धि प्राइमरली इंक्रीज होती है टिश्यूज ऑक्सीजन डिमांड की वजह से। बताइए कौन सा इनमें से सही है, क्या 1 या 2, बताइए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं, और कथन 2 कथन 1 का सही कारण भी है, यानी इसको एक्सप्लेन भी ये कर रहा है। थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर से बता देता हूँ, वैसे तो हम इसकी बात कर चुके हैं। BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट शरीर का मिनिमम एनर्जी खर्च, जो शरीर जब कंप्लीट रेस्ट पे होता है तब भी चल रहा होता है। फीवर में शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा इम्यून एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा रिपेयर प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। हर 1 डिग्री सेल्सियस फीवर पे BMR लगभग 10 से 13% बढ़ जाती है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और रीज़न ये है कि टिश्यूज़ का जो ऑक्सीजन है ना, उसका डिमांड बढ़ जाता है, इसीलिए हीट बढ़ने पे बायोकेमिकल रिएक्शंस तेज़ हो जाती हैं। इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट साइंटिफिकली एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोटीन क्वालिटी सुधारने का सबसे अच्छा तरीका इनमें से कौन सा है, बताइए। हीटिंग, ग्रिंडिंग या फिर रिमूविंग फाइबर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सप्लीमेंटिंग लिमिटिंग अमीनो एसिड। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे प्रोटीन क्वालिटी सुधारने का सबसे अच्छा तरीका इनमें से कौन सा है, आंसर इसका हो जाएगा सप्लीमेंटिंग लिमिटिंग अमीनो एसिड। सुनो, कोई सा भी खाना आप उठाएंगे जिसमें प्रोटीन होती है तो उसमें कोई ना कोई एक अमीनो एसिड सबसे कम होता है, उसी अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं मेरे भाई लिमिटिंग अमीनो एसिड, यानी कि क्योंकि वही अमीनो एसिड प्रोटीन क्वालिटी को लिमिट कर देता है, ऐसे समझो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछूं कि सिरिल है, जो सिरिल्स होते हैं इनमें कौन सा लिमिटिंग अमीनो एसिड होता है, तो उसका नाम होता है लाइसिन, यानी कि इसकी कमी होती है, यानी कि इससे इसका प्रोटीन लिमिट हो जाता है। बाकी पल्स में अगर पूछे आपसे, पल्सेस में, तब आप बोलेंगे मिथायोनाइन। इसको हम पहले वैसे बता चुके हैं, लेकिन फिर से आपको यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी इसमें, है ना। अगर इन मिसिंग अमीनो एसिड्स को ऐड कर दिया जाए इन खानों में, जैसे सिरिल में हम लाइसिन मिला दें और पल्सेस में हम मिथोमाइनाइन मिला दें, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों फूड्स में अगर मिला दिया जाए तो प्रोटीन की जो क्वालिटी है तेज़ी से इंप्रूव हो जाएगी। यही रीज़न है कि इंडियन जो खिचड़ी होती है उसमें राइस और दाल दोनों को ऐड कर देते हैं। ये परफेक्ट प्रोटीन का एग्जाम्पल मेरे दोस्त इसमें माना जाता है। इसलिए प्रोटीन क्वालिटी सुधारने का सबसे साइंटिफिक तरीका क्या है, लिमिटिंग अमीनो एसिड्स की पूर्ति करना। यही तो है, सप्लीमेंट कर देना उनको, ऐड कर देना उनको, सिंपल कहानी है, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 है, विच विटामिन डिफिशियंसी इम्पेयर्स आयरन एब्जॉर्प्शन। किस विटामिन की कमी से आयरन के अवशोषण कम हो जाता है, बताएं। तो ऑप्शन विटामिन सी ऑप्शन ए, है ना। ये मैं अभी अब आपको बता चुका हूँ, आयरन से रिलेटेड एक सवाल आया था। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो प्लांट वेस्ट जो आयरन होगा, फूड होगा, मतलब उसमें जो आयरन होगा वो Fe3+ होगा, इसको कन्वर्ट करेगा Fe2+ में,
और ये रिड्यूस मतलब धीरे धीरे करेगा, और कौन करेगा, ये विटामिन सी करेगा। और आयरन को सॉल्युबल फॉर्म में रखता है जिससे आसानी से घुल जाए। बस इतनी सी चीज़ आप याद रखेंगे तब भी काम आपका हो जाएगा। यानी विटामिन सी की कमी से आयरन प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है और बॉडी अनीमिया की तरफ चली जाती है। विटामिन सी की वजह बॉडी अनीमिया की तरफ चली जाती है। बस इतना याद रखेंगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो टी और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते होंगे, है ना, कंज्यूम करते होंगे, टी टोटलर्स। तो याद रखना जो टी और कॉफ़ी पीते हैं उनमें आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो 60% तक कम इसमें हो जाता है, ठीक है। बाकी जितने भी आप खट्टे फल खाएंगे, सिट्रस फ्रूट खाएंगे तो आयरन एब्जॉर्प्शन आपका बढ़ेगा। बेसिक सी चीज़ है, आपको याद आ जानी चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। लाइपोट्रोपिक्स यानी कि वसा यकृत जमाव रोकने वाले पोषक तत्व मुख्यतः इनमें से कौन कौन से हैं? विच न्यूट्रिएंट्स एक्ट एज लाइपोट्रोपिक फैक्टर्स? बताइए जी, कौन सा है? कोलिन और मेथियोनिन, इसके बाद है नियासिन और राइबोफ्लेविन, आयोडीन और फ्लोराइड, और सेलेनियम एंड विटामिन ई। बताइए। तो आंसर इसका हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलिन व मेथियोनिन। समझो, लाइपोट्रोपिक फैक्टर्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लिवर में फैट जमा होने से रोक देते हैं। यानी कि ये फैट मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करते हैं। यानी अगर ये न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएं तो लीवर में फैट जमना शुरू हो जाता है और लीवर कैसा हो जाता है? फैटी लीवर हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइपोट्रोपिक जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है तुम्हारा कौन सा? कोलिन, और एक होता है मिथियोनाइन, ठीक है। सबसे पहले तो यही याद रखें। देखो, जो कोलिन है ना, इसको भी थोड़ा सा बता दूं आपको, ये फैट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और मेथियोनिन जो होता है ये मिथाइल डोनर, जो मतलब ऐसे समझो डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, साफ सफाई कर देता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फैट फ्री रखता है, हेल्दी रखता है इसका प्रेजेंस लीवर को, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। बोल रहा है आपसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा किस में होता है? बताइए। ग्लूकोज, एप्पल, मिल्क, या फिर नीचे एक और ऑप्शन है दाल। यहीं लिख देता हूँ डी, दाल। बताइए जी कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे हमारा ग्लूकोज। थोड़ा सा समझ लो, जीआई यानी कि ग्लूसेमिक इंडेक्स ये क्या होता है, या फिर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये क्या होता है, इसको समझ लो। ये हमको ये बताता है कि कोई फूड ब्लड शुगर को कितनी तेज़ी से बढ़ा रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज सबसे सिंपल शुगर होता है और बॉडी इसे बिना डाइजेशन के सीधे एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसका ब्लड शुगर स्पाइक सबसे ज़्यादा तेज होता है। ग्लूकोज का अगर आपको पूछे कोई जीआई कितना होता है तब आप बोलेंगे 100। और कैसा होता है? हाईएस्ट होता है सबसे ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 31 पे, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में कौन सा मिनरल अनिवार्य होता है? आयोडीन, जिंक, मैग। आंसर तो आप बता ही दोगे क्योंकि ऑप्शन ए आयोडीन सबसे आसान सा है। लेकिन इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है उसकी हम बात करेंगे। थायराइड जो हार्मोन होते हैं T3 T4 जिनको हम बोलते हैं, इनको बनाने के लिए शरीर में एक मिनरल सबसे जरूरी होता है जिसको हम बोलते हैं आयोडीन। इसके बिना थायराइड का एक भी हार्मोन नहीं बन पाएगा। आयोडीन कम हो जाएगा और हमें गोइटर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो याद रखेंगे। बाकी मैंने आपको दो बता दे, T3 और T4। T3 को मेरे भाई इसको हम बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनाइन। इसमें क्या होता है? 3 आयोडीन के एटम से वो जुड़े रहते हैं। बाकी T4 है, इसको बोलते हैं थायरोक्सिन। ये भी याद रखेंगे। इसमें 4 आयोडीन के एटम्स हैं वो जुड़े रहते हैं, ठीक है। आयोडीन की डिफिशियंसी से गोइटर हो जाता है ना, क्रेटिनिज्म हो जाता है जो मैं आपको पहले बताया था। बाकी सॉल्ट का जो आयोडाइजेशन है वो मैंने आपको बताया था कि 30 ppm होना चाहिए, लेकिन ये प्रोडक्शन के लेवल पे होना चाहिए। घर के लेवल पे कितना ppm? तो 15 ppm ये होना चाहिए। बस इतना याद रखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ये जिंक है, इसका यहाँ पे काम नहीं है। इम्यूनिटी और एंजाइम्स, थायराइड हार्मोन का रॉ मटेरियल ये नहीं होता है भाई। मैग्नीज की बात करोगे तो एंजाइम का को फैक्टर है मैग्नीज, यहाँ पे कोई काम का नहीं है। इसके अलावा फ्लोरीन है, ये टीथ प्रोटेक्शन में काम करता है, यहाँ पे कोई हमारे काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाई फाइबर डाइट का कौन सा प्रभाव वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है? बताइए जी कौन सा हो गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे रिड्यूस LDL कोलेस्ट्रॉल में कमी। थोड़ा सा बता देता हूँ। फाइबर दो तरह के रहते हैं, एक होते हैं सॉल्यूबल और एक होते हैं इनसॉल्यूबल, यानी कि जो नहीं घुलते हैं। सॉल्यूबल फाइबर ऐसे होते हैं जो पाचन में एक तरह का जेल बनाते हैं, ठीक है। LDL कोलेस्ट्रॉल को इंटेस्टाइन में बाइंड करके बाहर निकाल देते हैं। इससे क्या हो जाता है? हार्ट डिसीज का रिस्क कम हो जाता है, तो हमारे लिए तो काम का है। हाई फाइबर डाइट की अगर हम बात करेंगे भाई तो LDL इसमें कम होना चाहिए जिससे डाइजेशन हमारा बेहतर हो, ठीक है। बाकी का ऑप्शन बताओ। इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन मेरे भाई अगर बढ़ेगा तो
तो ये विटामिन डी का रोल हो जाएगा। और वहीं इंक्रीज प्रोटीन का सिंथेसिस अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो अमीनो एसिड्स हैं उनसे रिलेटेड है ये। विटामिन के का फॉर्मेशन होना, फाइबर ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि गट बैक्टीरिया होते हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे यहाँ पे काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। विच विटामिन इज मोस्ट हीट सेंसिटिव, इनमें से मोस्ट हीट सेंसिटिव विटामिन इनमें से कौन सा है? विटामिन सी, डी, ए और के। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव होता है मेरे भाई। हीट से भी होता है, लाइट से भी होता है, ऑक्सीजन से भी होता है। कटिंग चॉपिंग अगर कर दी तब भी ये जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव, इतना ज़्यादा नाजुक ये होता है। जैसे जो खट्टे फल होते हैं उनको जैसे ही आप कुक करोगे, हीट दोगे तो 40 से 70% तक तो नष्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए डेली हम खट्टी चीज़ें बहुत ही कम खाते हैं, खट्टी चीज़ों के नाम पे हम केवल टमाटर खाते हैं, और टमाटर भी कैसा, सब्जी में डाल के खाते हैं। तो भाई सब्जी जब गर्म होती है तो 40 से 70% तक तो वैसे ही नष्ट हो जाता है। इसलिए लेमन जूस वगैरह जो है वो हमेशा लास्ट में हमको पीने चाहिए, इस तरह से ऐसा बोलते हैं, यानी खट्टे जूस वगैरह जो भी हो वो हमें पीने चाहिए। विटामिन सी की डिफिशियंसी इस कर भी हो जाता है। हीट लाइबल विटामिन होता है विटामिन सी, है ना। इसके बाद विटामिन सी हेल्प करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, ये भी आप याद रखना है। अच्छा, वाटर सॉल्युबल जो भी विटामिन होगा वो हीट सेंसिटिव होगा ही होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी विटामिन डी ये हीट स्टेबल होता है, अरे धूप में बैठ के तो मिलता ही है हमको ये, तो ये चीज़ें आप याद रखें। विटामिन ए ये बताओ ये कैसा होता है? ये भाई सबसे बढ़िया है, जब आप कुकिंग का वो करोगे ना तो ये स्टेबल रहता है, ना तो कम होगा ना बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। वहीं विटामिन के की बात करेंगे तो ये फैट सॉल्युबल होता है, और ये भी कैसा होता है, हीट स्टेबल रहता है, हीट पे स्टेबल रहता है, कोई टेंशन इसको भी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस रोकने के लिए सबसे प्रभावी समुदाय आधारित उपाय इनमें से कौन सा है? बताइए। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिटी लेवल मेजर्स टू प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस? बताएं। विटामिन ए मेगा डोज प्रोग्राम, यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए। अब थोड़ा सा समझ लो, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए डिफिशियंसी से होता है, इसे कम्युनिटी लेवल पर रोकने का सबसे असरदार तरीका क्या है? विटामिन ए की मेगा डोज बच्चों को दे दो हर 6 महीने पे, रेटिना को रिस्टोर करेगा और उनकी जो ब्लाइंडनेस है, अंधापन है, उसको रोक देगा, कम कर देगा। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, फिर से बता रहा हूँ, नाइट ब्लाइंडनेस तो होती है, लेकिन इसके अलावा और क्या होता है? तो बाइटोट स्पॉट हो जाता है और जीरोप्थेलेमिया हो जाता है, जो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में ICDS के अंतर्गत दी जाने वाली सेवा में कौन सी शामिल नहीं है शानदार सवाल। मैंने आपको बताई थी 6 सर्विसेज इसमें होती हैं, और बाकी इनमें से कौन सी नहीं होती है वो आपको बताना है। देखो मैंने आपको बताया था कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस देना, इम्यूनाइजेशन करना, टीकाकरण वगैरह करना, ये सब चीज़ें, हेल्थ चेकअप करना, रेफरल सर्विसेज, प्री स्कूल एजुकेशन, और न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन वगैरह देना, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सर्विसेज, ये इसमें रिलेटेड यहाँ पे भाई मेरे लिंक नहीं है, इतना आप याद रखें। बाकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हमको मिलती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। प्रोटीन कम्प्लीमेंटेशन पूरकता का क्लासिकल एग्जाम इनमें से कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। आप रोक के पढ़ने की कोशिश किया करो और लगाने की भी कोशिश किया करो। आंसर हो जाएगा इसका सिरिल और पल्सेस का कॉम्बिनेशन। अब देखो यहाँ पे हम सिरिल की बात करेंगे और यहाँ पे हम पल्सेस की बात करेंगे। मैंने क्या बताया भाई, ये चीज़ वो होती है, कंप्लीशन का मतलब होता है जो चीज़ कमी होगी। अब देखिए सिरिल्स है, इसमें मैंने आपको बताया था कि लाइसिन होती है, उसकी कमी होती है, और पल्सेस में मिथायोनाइन होता है, उसकी कमी होती है। ठीक है, लेकिन मिथायोनाइन सिरिल्स में पाया जाता है और लाइसिन पल्सेस में पाया जाता है। अब दोनों को मिक्स करके खाओगे तो ये मिसिंग अमीनो एसिड्स दोनों के दोनों पूरे हो जाएंगे, तो परफेक्ट प्रोटीन का एक प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा। एग्जाम्पल सर कोई ऐसा है जिसको हम डेली खा सकते हैं ऐसे? जी बिल्कुल, खिचड़ी। आप खाइए, खिचड़ी में आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए बाकी के सारे ऑप्शन हमारे यहाँ गलत हो जाएंगे। 37 पे चलते हैं। फॉलेट डिफिशियंसी का अर्लीस्ट हेमेटोलॉजिकल इंडिकेटर इनमें से कौन सा है? बताएं। चलिए आंसर हो जाएगा MCV इंक्रीज। ठीक है, मैक्रोसाइटोसिस, MCV में वृद्धि। समझा देता हूँ पहले, फॉलेट क्या होता है। देखो फॉलेट DNA सिंथेसिस में काम करते हैं, यानी DNA की फॉर्मेशन में काम करते हैं। इसकी अगर कमी हो जाएगी तो RBC सही से डिवाइड नहीं हो पाएंगे और उनका साइज बढ़ जाएगा। उस साइज बढ़ जाता है, उसी को हम बोलते हैं माइक्रोसाइटोसिस। ठीक है, और ये फॉलेट डिफिशियंसी का सबसे पहला साइन होता है। मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है। ये बोल रहा है आपसे लाइनोलिक, ये एसिड किस एसेंशियल फैटी एसिड फैमिली का हिस्सा होता है? बताइए। ओमेगा 6, ओमेगा 3, ओमेगा 9 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आसान सवाल है, आपको सबको पता होगा। ओमेगा 6 इसका आंसर हो जाएगा, समझ लो थोड़ा सा। देखो
2 एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। एक होता है भाई लाइनोलिक एसिड जो ओमेगा 6 होता है, जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक होता है मेरे भाई अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा 3, जो को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अब समझो, लियोलेक जो एसिड बॉडी में खुद नहीं बनते हैं, ये खाने से हमको लेना जरूरी हो जाता है, पहली बात तो ये याद रखेंगे। बाकी ओमेगा 6 किस चीज़ में काम आता है मेरे भाई, इन्फ्लेमेटरी पाथवे होता है ये, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी पाथवे में हेल्प करता है। बाकी इसके सोर्सेज सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल यहाँ से हमको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ओमेगा 3 की जहाँ पे हम बात करेंगे भाई, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ठीक है। बाकी अगर हम रेशियो की बात करें कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तो याद रखेंगे 5:1 ये आइडियल माना जाता है, इतने में हम ले सकते हैं इसको। बाकी क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। 1 है क्वाशियोरकर में ऑडिमा मुख्यतः हाइपो एल्बुमिनिया की वजह से होता है, और स्टेटमेंट 2 है एल्बुमिन की कमी होने पर प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर ये कम हो जाता है, जिससे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बढ़ जाती है। ये दोनों सही हैं क्या? देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं और कारण परिणाम का संबंध भी इनमें एकदम सही है। देखो क्वाशियोरकर में प्रोटीन कम मिलता है और एल्बुमिन इससे कम हो जाता है। एल्बुमिन ब्लड में पानी को पकड़े रखता है, और जब एल्बुमिन कम हो जाएगा तो पानी जो है वहाँ से निकल के टिश्यूज में चला जाता है, जिससे स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम ओडिमा कहते हैं, ठीक है। तो हाइपोल्ब्यूनीमिया एडिमा का असली कारण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा क्वाशियोरकर फीचर्स की बात करेंगे भाई, तो ओडिमा, फैटी लिवर, फ्लैकी सेंट स्किन वगैरह, ये सारे के सारे इसके ऑप्शंस हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए 40 पे चलते हैं। विटामिन के डिफिशियंसी प्राइमरली अफेक्ट्स करती है किस फंक्शन को? सब बहुत आसान है, ब्लड क्लॉटिंग को ये इफेक्ट करती है। मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी कि विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होते हैं, जो मैंने बताए थे, हेजमैन फैक्टर, फैक्टर 2, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10, ये एक दूसरे को एक्टिवेट नहीं करेंगे और ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा और ब्लीडिंग बढ़ती जाएगी, बॉडी से ब्लड कम हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सारे ऑर्गन्स हमारे काम करना बंद कर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ब्लड क्लॉटिंग, ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है हमसे, विच मिनरल डेफिशिएंसी लीड्स टू माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया? बताइए किस खनिज की कमी से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है? तो देखो खून से रिलेटेड जितनी भी कमियां होती हैं ना मेरे भाई, आयरन की वजह से ही होती हैं, आयरन की कमी से ही होती है। इसमें ना आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो मिलेगा माइक्रोसाइटिक, ये क्या होता है, ये छोटे आरबीसी होते हैं, पहली चीज़। दूसरा आपको दिखेगा हाइपोक्रोमिक, ये क्या होता है, ये होते हैं कम रंग वाले हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन के 2 काम रहते हैं, एक तो रहता है कलर देना और दूसरा काम रहता है भाई ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर के जाना, ठीक है। पहली चीज़ याद रखेंगे, ये दोनों तभी होते हैं जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। देखो आरबीसी छोटे हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन की कम ले जाने की क्षमता इनकी हो जाएगी। बाकी हीमोग्लोबिन ये कलर नहीं देगा, कम कलर वाला हीमोग्लोबिन होगा, तो ये भी क्या करेगा मेरे भाई, कम ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता इसमें हो जाएगी, है ना, ये भी ऑक्सीजन कम लेकर के जाएगा। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन बन नहीं पाएगा, तो आरबीसी छोटे और फीके बन जाएंगे। एक लाइन में इसका आंसर है। इसीलिए मेरे भाई माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज इक्वल टू आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी आयरन डिफिशियंसी वाला एनीमिया है, ये इंडिया में मोस्ट कॉमन एनीमिया इसको कहा जाता है। सिम्टम इसके क्या दिखते हैं, फटीग, पेल स्किन, स्पून जैसे नेल्स बन जाते हैं। अच्छा स्पून जैसे जो नेल है ना, ये किसकी वजह से, आयरन की कमी से होगा मेरे भाई, लेकिन इसके लिए एक नाम है, उसको याद रख लो, शायद आ जाए, कोइलोन नीचिया, ठीक है, COILON, ठीक है। चलो दिख गया होगा। देखो कॉपर से क्या होता है बताओ, कॉपर की डिफिशियंसी क्या होगा, बाकी माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। आयोडीन की कमी से थायराइड रिलेटेड परेशानी हो जाती है। बाकी क्रोमियम की वजह से इंसुलिन जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं, जो इंसुलिन है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है क्रोमियम की वजह से। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं मेरे भाई। कह रहा है आपसे कौन सा विटामिन न्यूरो प्रोटेक्शन में मुख्य भूमिका निभाता है? देखो विटामिन से कितने सारे क्वेश्चन हमने लगाए हैं। अब आप कहोगे सर विटामिन के सवाल इसमें भी पूछ लिए और आपने यूनिट 2 में भी पूछ लिए, तो मेरे भाई सिलेबस उठा के देखो,
सिलेबस में जैसे जैसे दिया है हम तो उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं तो क्वेश्चन पेपर उठाता हूँ पुराने वाले, उनमें से क्वेश्चंस को देखता हूँ, फिर अपना आके अपने यूनिट में चेक करता हूँ मैं सिलेबस में, उसके बाद क्वेश्चंस यहाँ पे अपन बना लेते हैं। तो बेसिक सी बात है। लेकिन आप याद रखना ऐसे क्वेश्चंस आपने विटामिन के वहाँ नहीं पढ़े हैं, इस लेवल के यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन B12 हो जाएगा। विटामिन B12 भाई नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये माइलिन शीथ बनाने में हेल्प करता है। माइलिन शीथ क्या होती है अब देखो, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उनके ऊपर एक ऐसी प्रोटीन लिपटी होती है, चलो ये बाद में कभी समझाएंगे, बस अभी इतना फिलहाल याद कर लो। माइलिन क्या होता है, जो नर्व रहती है ना हमारी, उनका इंसुलेशन का काम एक तरह से करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो एक तरह से मेमोरी जो इशू रहते हैं और न्यूरोपैथी से रिलेटेड जो इशू रहते हैं वो हमारी बॉडी में हमारे देखने को मिलते हैं। तो B12 इज इक्वल टू मान लो नर्वस सिस्टम का जो विटामिन रहता है वो मान के चलो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जब भी कभी कमी होगी तो नर्वस से रिलेटेड हमारी परेशानियां हो जाएंगी, इतना बस याद रखेंगे। बाकी B12 प्लस फॉलेट होता है। देखो इसके बाद मैं और चीज़ें बताता हूँ। B12 प्लस यहाँ पे अगर हम फॉलेट लिख देंगे तो ये हो जाएगा DNA का सिंथेसिस होना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलिए बाकी काम हो जाएगा। बाकी यहाँ पे B1 की बात कर रहा है, ये नर्व प्लस हार्ट इन दोनों को लेकर के इम्पैक्ट करता है, लेकिन न्यूरो प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो केवल B12 आएगा। बाकी विटामिन A ये विजन से रिलेटेड हो जाएगा। E है ये एंटीऑक्सीडेंट से हो जाएगा, ठीक है, रिलेटेड। बाकी क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं भाई। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि पाइटेट्स इसका एब्जॉर्प्शन कम करते हैं, बताइए ये पाइटेट्स किसका रिड्यूस कर देते हैं एब्जॉर्प्शन होना, आयरन, जिंक, विटामिन C, फॉलेट या फिर B12। देखो भाई कभी कभी ऐसा हो सकता है जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, एक्सप्लेनेशन में आपको कमी नहीं मिलेगी, हो सकता है प्रोनाउंस करने में कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाए, उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना। दिमाग लगाना कि हम एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने, क्योंकि हर चीज़ आपको यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में दी जा रही है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे। चलो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे समझो। देखो आंसर तो हो जाएगा आयरन एंड जिंक, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका और कॉन्सेप्ट समझो। ये पाइटेट्स होते हैं अनाज और दालों में पाए जाते हैं, बेसिकली मिनरल से बाइंड होकर के कॉम्प्लेक्सेस खुद में बना लेते हैं, जिससे आयरन और जिंक है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है हमारी बॉडी में। इसीलिए हाइयोसाइटेड डाइट होती है उसमें मिनरल डिफिशियंसी का रिस्क हो जाता है, याद रखना इसको, ठीक है। इससे हमें एब्जॉर्प्शन की कमी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर BEE किस स्थिति में सबसे कम होता है, बताइए क्या हो जाएगा, बताओ। तो हाइपोथायरॉयडिज्म, क्वेश्चन नंबर 1 में ही सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थायराइड हार्मोन शरीर का मेटाबॉलिक एसिलरेटर का काम करते हैं, कई बार बता दिए। आपसे डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकता है, शरीर का मेटाबॉलिक एसिलरेटर इनमें से कौन सा है, ऑप्शंस दे देगा, हार्मोन्स के कई सारे नाम देगा, उसमें से थायराइड हार्मोन आपको लगाना पड़ेगा। बाकी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, इसमें थायराइड हार्मोन कम हो जाता है, और ये कम हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी कि BEE ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कम होगा तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, बताओ, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो इससे हमारा जो BEE है ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो रीजन क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। इसके अलावा बताओ, अच्छा बताओ, ये जो BEE है फीवर में कैसा होगा, कम या ज़्यादा, तो ज़्यादा हो जाएगा। प्रेगनेंसी में कैसा होगा, कम या ज़्यादा, तो ज़्यादा हो जाएगा। स्ट्रेस में कैसा होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ें भी आपको पता चल गई, यहाँ से ये भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे अधिक किस पोषक तत्व पर निर्भर करता है, बताइए। आयरन, विटामिन K, फ्लोराइड या फिर सेलेनियम। अच्छा सवाल है मेरे भाई, ये भी आंसर हो जाएगा इसका आयरन। समझो, ब्रेन के डेवलपमेंट में आयरन क्रूशियल होता है। आयरन क्या करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको बनाने में मदद करता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई को इम्प्रूव करता है, जो हमें बहुत ज़रूरी होती है। तो बच्चे की लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन ये सब कम हो जाएंगी अगर आयरन की कमी हो जाएगी। इसलिए मोटर प्लस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर कराना है तो आयरन डिपेंडेंट ये होता है, आयरन की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्त, ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी विटामिन K क्लॉटिंग से रिलेटेड है, फ्लोराइड ये टीथ से रिलेटेड है, और सेलेनियम ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। 46 पे चलते हैं। विच प्रोग्राम फोकसेस ऑन सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, SAM जिसको हम बोलते हैं, बताइए। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन किस कार्यक्रम में लक्षित होता है, बताइए। पोषण, NFSA, ICDS या फिर MDM। आंसर हो जाएगा पोषण अभियान, ठीक है। पोषण अभियान कुपोषण घटाने का नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है।
इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एसएएम बच्चों की पहचान करता है और उसका मैनेजमेंट करता है। एसएएम मैंने बता दिया क्या होता है। एसएएम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, बहुत खतरनाक तरीके का, बहुत लंबे समय से कुपोषण में जो बच्चा रह रहा है उसकी ये बात कर रहा है, ठीक है। चलिए बाकी इसका क्राइटेरिया क्या होता है बताओ। क्राइटेरिया मैंने अभी अभी ऊपर बताया था, यहाँ पे WEIGST, वेट फॉर HEIGST, यानी कि न तो वेट के अकॉर्डिंग उसकी हाइट है, ना हाइट के अकॉर्डिंग वेट है। हम ये भी कह सकते हैं इसके अलावा एज इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एज के अकॉर्डिंग न तो वेट है उसमें, ना ही उसमें हाइट है, दोनों चीज़ें इसमें याद रखना, तो ये चीज़ हो जाएगी। इसके अलावा बाकी देखो NFSA यहाँ पे दे रखा है, ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ICDS की बात करें तो ये जनरल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। वही MDM ये स्कूल जो मील है उससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एक लाभ यहाँ पे बताइए, क्या इसका लाभ यहाँ पे होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो LDL का कोलेस्ट्रॉल, यानी LDL डिक्रीज LDL कोलेस्ट्रॉल, LDL में कमी। समझो PUFA, पहली बात तो ये कहाँ से मिलेगा मेरे भाई, सनफ्लावर ऑयल, सोया ऑयल, इससे मिलता है। बॉडी में गुड फैट्स की तरह बिहेव करते हैं ये, LDL को कम करते हैं। और ये कौन होते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो हार्ट, बाकी हमारे हार्ट को, नर्व्स को बहुत ज़्यादा डैमेज ये करते हैं। इसकी वजह से इनसे प्रोटेक्ट हमको करता है। तो PUFA इज इक्वल टू, पूछ ले अगर आपसे तो क्या हो जाएगा बताओ। आप कहेंगे सर हार्ट फ्रेंडली फैट्स, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये किसकी कमी से हो जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच एंजाइम्स, इनमें से बताना है कौन सा। आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए, लैक्टेज हो जाएगा, ठीक है। देखो मिल्क में लैक्टोज नाम की होती है शुगर, और इसको पचाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम बनता है जिसको बोलते हैं लैक्टेज, ठीक है। अब इसकी कमी अगर हो जाएगी तो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगी, डायरिया वायरिया हो जाएगा। इसलिए लैक्टोज इंटॉलरेंस ये बहुत ज़रूरी होता है, लैक्टेज डिफिशियंसी, ठीक है। तो इतना बस याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। देखो वो 2-3 फैक्ट बताता हूँ, जैसे एक तो यंग एज होगी और एक एडल्ट एज होगी। यंग एज में जो लैक्टेज है ये हाई होता है और एडल्ट में ये कम हो जाता है, ठीक है। चलिए बाकी जो माल्टेज है ये माल्टोज को तोड़ेगा, सुक्रेज ये सुक्रोज को तोड़ेगा, लाइपेज ये फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, जिनको हम पढ़ चुके हैं पहले। चलिए बाकी क्वेश्चन नंबर 49 है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन सबसे ज़्यादा किस पोषक तत्व से हमको मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल। आंसर हो जाएगा भाई कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। देखो जब बॉडी को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है तो बॉडी प्रोटीन को एनर्जी में वेस्ट नहीं करती है। प्रोटीन अपना असली काम करता है ग्रोथ करना और रिपेयर करना, बॉडी की मसल्स को ग्रोथ करना और रिपेयर करना, उसमें काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू प्रोटीन सेवर भी हम इसको कह सकते हैं कि हमको एनर्जी दे रहा है, प्रोटीन को बचा के रख रहा है, ठीक है। देखो बैलेंस डाइट में ऐसा भी बोला जाता है कि 60% जो एनर्जी है वो हमारी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो हमारा लास्ट होगा इस वीडियो का, इसके बाद एक और पार्ट होगा जिसमें 51 से लेकर के हम 100 तक कवर करेंगे। विटामिन B6 डिफिशियंसी मेनली इंटरफेरेस विद विच मेटाबॉलिक पाथवे, विटामिन B6 की कमी किस चयापचय मार्ग को प्रभावित करती है बताइए। तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अब समझते हैं थोड़ा सा। विटामिन B6 जिसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, ये आसान सा सवाल है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अच्छा इसमें तो पहले से ही आंसर भी टिक है। चलो देखो क्या करता है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन या अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और याद रखना इसकी कमी से अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म है वो रुक जाता है, स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं, न्यूरोपैथी रिलेटेड दिक्कतें हो जाती हैं, अनीमिया वगैरह भी हो जाता है। बाकी B6 आप ऐसे याद रख लो, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म का मुख्य विटामिन ये होता है B6, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें देख लो। फैट मेटाबॉलिज्म इसकी अगर बात करेगा तो भाई B3 और B5 यहाँ पे आ जाएगा। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की बात करेगा तो विटामिन D हो जाएगा, और विटामिन A ट्रांसपोर्ट की बात करेगा तो भाई ये जिंक इसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो देखो भाई 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद के एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें 51 से लेकर के 100 तक वाले मोस्ट प्रोबेबली आज ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए।